नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट के प्रश्नों को हल कर रहे थे। उस पर आधारित फंक्शन जो पहले से ऑलरेडी बने हुए थे, उस बने हुए फलन पर आधारित जो प्रश्न थे उसको तो हमने हल कर लिया। अब जो है हमें ये देखना है कि जो फलन आधारित प्रश्न थे वो तो करना ही करना था। अब कुछ इबारती प्रश्न करेंगे। इबारती इसका मतलब ये है कि दैनिक जीवन में जहाँ कहीं पर भी ऐसी समस्या आती है कि हमें कुछ चीज़ों में उच्चिष्ट और कुछ में मामलों में निम्निष्ट मान ज्ञात करना होता है, तो ऐसे मामलों में या फिर ऐसी स्थिति में आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे, किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करेंगे, इसी का हम लोग आज इसी समस्या को हल करने का एक प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप लोग पहले की तरह अच्छे से पेन और कॉपी लेकर के तैयार होंगे और जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाएंगे आप उसे डायरेक्ट सीधे सीधे नोट भी करते जाएंगे और चीज़ों को बारीकी से समझते भी जाएंगे। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया कि कोई भी फलन है, उस फलन का अधिकतम या उच्चतम यानी जिसे आप मैक्सिमा बोलते हैं, उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान निकालने के लिए जो प्रोसीजर था, जो उसका प्रोसीजर को बोलते हैं आप, क्रम था, जो आर्डर था हल करने का, उसकी क्रिया विधि जो थी वो ये थी कि पहले फलन का आप अवकलन करिए, उस अवकलन को 0 के बराबर करिए, वहां से x के कई मान मिलेंगे आपको, उस x के जो कई वैल्यू निकले हैं या कई मान आया है, उस x के कई वैल्यू को लेकर के आप फिर डबल डेरिवेटिव में उसे रखेंगे। डबल डेरिवेटिव में जब रखेंगे तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, या फिर हो सकता है 0 के बराबर हो। तो आपको पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब उस बिंदु पर निम्निष्ट है, और वैल्यू अगर d2y/dx² की वैल्यू एट दैट पॉइंट अगर निगेटिव आ गया तो उस बिंदु पर वो उच्चिष्ट होगा, और अगर 0 आ गया तो आप d3y/dx² निकालेंगे। और अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब कि न तो वह उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है फलन, उसके लिए फिर आप हायर डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद की क्रिया विधि पहले जैसे हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको काफी अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब हम जो करने जा रहे हैं तो उसमें एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। तो पहला प्रश्न आपका इस उच्चिष्ट निम्निष्ट पर आधारित ये है, देखिए आपकी बुक में भी होगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिखा गया है, इसमें लिखा है 2 धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 15 है और जिनके वर्गों का योग निम्निष्ठ है। देखिए, इसमें कहा गया है कि 2 धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका की योग 15 है। जिनका योग अगर 15 है, इसका मतलब कि एक मान लिया मैंने संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ रहा है। ये पहला समीकरण है। और जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग मतलब स्क्वायर का सम यानी x² और प्लस y², जो इसका सम है वह मिनिमम होना चाहिए। इसे मैं मान लेता हूं कोई एक राशि a। अब a की वैल्यू निम्निष्ठ होना चाहिए या फिर कम से कम होना चाहिए, सवाल में ये कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पहले समीकरण से आप निकाल सकते हैं y बराबर 15 माइनस x, ये हम निकाल लिए। अब जो है x² है, a बराबर ये x² और प्लस y², y यानी 15 माइनस x, 15 माइनस x, इसका स्क्वायर लेकर, तो ये हो गया a बराबर x² प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर। अब जो है, अब हम पहले की तरह हमारा फंक्शन बन गया। अब आपको दोनों पक्षों का अवकलन करना, तो यहाँ से अब आपको मिलेगा dA/dx इक्वल। अब देखिए, ये केवल और केवल एक चर राशि में फलन है, तो आपको फलन को एक चर राशि में बनाना है। एक चर राशि, एक चर राशि में फलन, एक चर राशि में फलन। अब आप यहां से बनाएंगे तो dA/dx को बोलेंगे हम 2x प्लस, अब यहां से ये आगे आएगा और यहां से ये हुआ 15 माइनस x, और फिर इसका जब आप अवकलन करेंगे तो 15 का 0 होगा और -1 होगा।
उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको कंफर्म होगा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से अवकलन की वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, यानी डी ए अपान डी एक्स इक्वल होगा 0 के। तो जैसे ही आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 2x और -2 होगा और फिर 15 माइनस एक्स और ये बराबर होगा 0 के। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर 15 माइनस एक्स होगा, क्योंकि 2 और 2 आपस में ही कैंसिल हो गया, x इस साइड है, उधर 15 माइनस एक्स। अब जो है इसको इस साइड जब हम लाएंगे तो x इक्वल जो है वैल्यू आएगा 15/2। ये x की वैल्यू होगी 15/2। तो यहाँ पर x का केवल एक मान आया और वो आया मान 15/2। अब हम यहाँ से द्वितीय कोटि का अवकलन यानी डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो जब आप डबल डेरिवेटिव यहाँ पर करने जाएंगे तो आप लिखेंगे फलन का पुनः अवकलन करने पर फलन का द्वितीय अवकलन करने पर फलन का सेकेंड डेरिवेटिव या द्वितीय अवकलन करेंगे। तो अब यहां से लिखेंगे d2a और होल अपान dx स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो यहां से चीजें हैं दिखेंगी आपको 2, ये तो दिखा 2 और फिर प्लस और ये माइनस जाकर के 2 आगे आ गया, ये हो गया -2 हुआ और 15 माइनस एक्स का जब अवकलन करेंगे तो ये वैल्यू होगी -1। अब अगर आप देखें तो ये वैल्यू हो गया 2 + 2 = 4। यहां तक की वैल्यू समझ में आई। अब देखिए ये डबल डेरिवेटिव है किसके, 4 के बराबर है। तो अब अगर आप देखेंगे कि d2y या फिर d2a अपान dx स्क्वायर किस पॉइंट पर, x = 15/2 पर, क्योंकि इसमें x का कोई पद नहीं है और ये पद आपको दिख रहा है कि ये है क्या, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि x = 15/2 पर जो फलन होगा इसका मतलब निम्निष्ठ है। फलन जो होगा पॉजिटिव हो गया तो ये निम्निष्ठ होगा और यही आपको दिखाना था। इसका मतलब ये है कि फलन x बराबर 15/2 पर निम्निष्ठ है। और अगर निम्निष्ठ मान कहा जाए, निम्निष्ठ तो ये लिखा नहीं है, निम्निष्ठ है। अब निम्निष्ठ अगर मान पूछा जाए तो निम्निष्ठ मान आप जान सकते हैं, निकालना है तो इस फलन में ये दोनों के वर्गों का योग निम्निष्ठ होना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 15/2 रखेंगे तो y भी 15/2 होगा और a की मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो देखिए जितने भी इबारती प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों में आपको करना क्या है कि पहले फलन 2 चर में बनाइएगा, 2 समीकरण बनाइएगा। उन दोनों समीकरणों की सहायता से पूरे के पूरे फलन को फिर एक चर राशि के समीकरण में या फलन में आप बदल दीजिएगा। तो जैसे ही एक चर राशि के फलन या समीकरण में आप बदलेंगे तो देखेंगे कि जो पूरा का पूरा फलन है वो एक राशि में बदल जाएगा और जिस राशि को या तो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ दिखाना है फिर हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू को उच्चिष्ट या निम्निष्ठ वाले को हम अवकलन करेंगे और उसी का द्वितीय अवकलन करेंगे। एक तरह से उसे ही हम y के बराबर मान लेंगे और फिर जो भी क्रियाविधि आपको करना है उसे कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि एक आयत की 2 भुजाएं दिया है 2x मात्रक और 15 माइनस 2x मात्रक है। x के किस मान के लिए आयत का जो क्षेत्रफल है वो महत्तम होगा। महत्तम का मतलब ये है कि मैक्सिमम होगा। महत्तम का मतलब ये है मैक्सिमम होगा इस मान के लिए। अब देखिए अब आपको ये निकालना है। तो कहा गया है कि आयत की 2 भुजाएं, यानी कि अगर लंबाई को हम मान लेते हैं 2x और यहाँ पर चौड़ाई आपको दिया गया है 15 माइनस
2x इतना है। यक्स के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल जो है महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा आयत का क्षेत्रफल, एक्स का कौन सा ऐसा। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अगर हम ए से लिखें, ए फॉर एरिया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लंबाई गुणे, और लंबाई है आपका 2x और चौड़ाई है 15 माइनस 2x। अब क्या करना है कि इस क्षेत्रफल को आपको महत्तम दिखाना है, यानी इसी राशि का आपका अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो यहां लिखेंगे डी ए, तो अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 का गुणा 2 में होगा तो 30x होगा, 30x और माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे अवकलन, तो पहला अवकलन करेंगे तो ये 30 होगा, और माइनस दूसरा अवकलन करेंगे तो 8x होगा, 8x। अब जो है अगर डी ए अपॉन डी एक्स को हम 0 के बराबर करें, यहां से लिखेंगे फार मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। अब क्या होगा, 30 माइनस 8x इक्वल 0, यहाँ से x इक्वल 30/8। अब यहाँ से 4 से अगर डिवाइड और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 15/4, ये आपका x का वैल्यू हो गया। अब ये x की वैल्यू अगर है, ठीक, 15/4। अब हम क्या करेंगे, अब आपको डबल डेरिवेटिव करना है, x की वैल्यू आपको मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः फलन का x के सापेक्ष अब अवकलन करेंगे। देखिए जैसे ही आप फिर से अवकलन करेंगे इस फलन का, डी ए माइनस 8 होगा, यानी कि ये वैल्यू जो है निगेटिव है। निगेटिव है। अब निगेटिव होने की वजह से ये जानते हैं ये उच्छिष्ट बताएगा। अब उच्छिष्ट मान को दिखाना है, यानी किस पर उच्छिष्ट है, ये d2a होगा अपॉन dx स्क्वायर। तो d2a किस पॉइंट पर, x इक्वल 15/4 पर। अब उच्छिष्ट है या निम्निष्ठ है, तो x इक्वल 15/4 पर ये जो मान होगा ये उच्छिष्ट होगा। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक की चीजें, अब देखिए उच्छिष्ट मान तो हो गया, और उच्छिष्ट मान अगर निकालना है तो x की जगह 15/4 रखेंगे, तो देखिए उच्छिष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्षेत्रफल जो होगा ए, यहाँ पर 30 इंटू एक्स, एक्स की जगह 15/4, एक्स की जगह 15/4 माइनस 4x स्क्वायर है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 15/4 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4। अब यहाँ अगर आप हल करेंगे तो देखिए 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, अब ये नीचे 4 है तो इसको कुछ करना नहीं है, और 15 यहाँ 45 यानी 450 ये होगा, और माइनस माइनस 15 में 225, 225 और कुल के बटे में 4 होगा। तो 450 में से जब 225 घटाएंगे तो पहले 450 में से 200 घटा लीजिए, तो 250 होगा। तो 250 में से अगर 25 घटाएंगे तो 225/4 यानी 225/4, ये आपका क्षेत्रफल होगा जो कि आपको दिखाना।
उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा, यहाँ तक की समस्या कोई भी नहीं होगी। आपको जैसे हमने बताया एक एक स्टेप आपको इसी तरीके से सवाल को हल करना है। तो यहाँ तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 16 हो और जिनके यहाँ पर धनों का नहीं घनों का होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 16 हो, यानी कि पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या मिला देंगे तो आपका बनेगा 16। ये है पहला। और जिनके धनों, धन नहीं होना चाहिए, यहाँ घ होना चाहिए। यहाँ पर बना लीजिए बुक में, घनों का योग निम्नतम हो। तो घनों का योग मतलब एक्स क्यूब और प्लस वाई का क्यूब, और ये निम्नतम हो तो इसको हम एस से बोल देते हैं, ये एस है। अब ये मिनिमम होना चाहिए। तो अब ये तो दो चर में है, तो यहाँ से एक चर में हम बनाएंगे। एक चर में जब बनाएंगे तो यहाँ से अब आप लिखेंगे एस बराबर एक्स का क्यूब और प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे 16 माइनस एक्स इसका होल क्यूब। उम्मीद है यहाँ तक की चीज तो आपको समझ में आई होगी, कोई भी समस्या यहाँ तक तो नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, जब यहाँ तक की चीजें आपने कर लिया है, अब आप यहाँ पर फिर से वही काम अपना डेरिवेटिव करिए। तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए डी एस अपान डी ए डी एक्स, अब क्या होगा यहाँ पर 3x² होगा, 3x² प्लस यहाँ पर 3 होगा और फिर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, और 16 माइनस एक्स का जब करेंगे अवकलन तो -1। अब यहाँ पर लिखना है फॉर मैक्सिमा और यानी कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। अब क्या लिखेंगे आप, डी एस डी एक्स इक्वल 0। तो जैसे ही इसे 0 के बराबर करेंगे तो आप देखेंगे कि 3x² बराबर हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, और यहाँ से 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 और 3 कैंसिल होगा और x² दोनों साइड है तो वर्गमूल अगर लेंगे तो x इक्वल 16 माइनस एक्स मिलेगा। तो यहाँ से 2x बराबर 16 होगा, इसका मतलब ये है कि x बराबर 8। ये पहली चीज आपको मिल गई, ठीक। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, आपने पहला अवकलन कर लिया और x की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करना है आपको, द्वितीय कोटि का अवकलन यहाँ फलन का द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन करने पर अब फलन का जब द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d2s डी एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो 6x होगा, 6x हुआ, और माइनस अब यहाँ पर 3 तो पहले से है, ध्यान से समझिएगा, -3 तो पहले से है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ये 2 आगे आएगा, तो ये माइनस तो पहले से है, और 2 इंटू 16 माइनस एक्स, 2 टाइम्स 16 माइनस एक्स, फिर 16 माइनस एक्स का अवकलन होगा तो प्लस होगा। अब यहाँ से आप डबल डेरिवेटिव करने पर 6x मिला और प्लस 6 है और 16 माइनस एक्स, ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक। अब क्या करना है, यहां तक की वैल्यू को आपने देख लिया। अब आपको देखना है कि डबल डेरिवेटिव x बराबर 8 पर है कितना। तो यहां से देखेंगे d2s अपन dx² पॉइंट x इक्वल 8। 8 जब रखेंगे तो 8 6 48 हुआ, 48 प्लस 6, और यहाँ 16 में से 8 गया तो 8 होगा, और 48 और 48 आप देख रहे हैं 96 हुआ, जो कि क्या है, पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या है कि x बराबर 8 पर जो फलन है वो आपका निम्निष्ठ है। अतः
x बराबर 8 पर फलन जो होगा वो निम्नलिखित होगा। ठीक, तो यहाँ तक की चीज उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जैसा पहले क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। कहीं पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, जो भी करना है आपको वन बाय स्टेप करके चीजों को हल करना है। बस थोड़ी सर्दी भी है तो चीजों को आप अच्छे से मैनेज कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हम देख लेते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं आज के सेशन में। यही क्वेश्चन आपको करना है। देखिए कहा गया एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है और सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा उसका अर्ध शीर्ष कोण इतना होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है, लेकिन उसको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। अगर आप शंकु की कल्पना करें इस तरीके से, यहाँ पर ये हुआ और यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक h हो गया, ये l है, और यहाँ से यहाँ तक ये r है, ठीक। उम्मीद है तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर ये कोण जो अर्ध शीर्ष कोण कहा जा रहा है ये मान लेते हैं थीटा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ जो दिया हुआ है यानी s की वैल्यू दी है, मान लेते हैं s जो है संपूर्ण पृष्ठ है, s जो है संपूर्ण पृष्ठ है, और संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू जो है अगर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर, ये तो आधार का क्षेत्रफल प्लस पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ ये आपको दिया है और ये किसके बराबर है, एस के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा जा रहा है कि अब शंकु का आयतन महत्तम होगा, तो आयतन जो होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर और फिर एच होता है। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस आयतन को आपको महत्तम दिखाना, लेकिन आयतन में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या क्या है, एक चर राशि आर है और दूसरा जो है एच है। जबकि हमें इसको एक सिंगल फॉर्म में बनाना है, यानी अब यहां से आर स्क्वायर है और यहां से चीजें जो है बदल करके हमें सिंगल फॉर्म में लानी है। अब देखिए करेंगे कैसे, यहीं पर आपको ध्यान रखना है। यहां से एक रिलेशन मिलता है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ये एल स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से एल बराबर पूछा जाए तो एल अगर स्क्वायर आप देखेंगे या फिर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आपको मिलेगा एल स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया, तो आपको फिर मिला क्या, आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अब जो है ये आपका फलन फिर किस में बन गया, आपका आर स्क्वायर को तो आपने कन्वर्ट कर दिया एच में, फिर आपको चाहिए एल स्क्वायर की वैल्यू। तो अब आपको यहाँ से फिर आप कन्वर्ट करेंगे और इसको एस स्क्वायर के पद में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब क्या करना है, अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूं, आर की वैल्यू तो द्विघात समीकरण है, ये तो हो नहीं पाएगा। एल की वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ कैसे, देखिएगा यहाँ से मैं लिखूंगा पाई आर एल बराबर एस माइनस, और ये लिखूंगा मैं पाई आर स्क्वायर। अब एल की वैल्यू जो है एस माइनस पाई आर स्क्वायर और होल अपान एल की वैल्यू जब नीचे करेंगे पाई आर। तो यहाँ तक की चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ से हमें एल स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एल का स्क्वायर अगर किया जाए तो देखिए अगर एल का आप स्क्वायर करते हैं तो एल स्क्वायर बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और होल अपान पाई स्क्वायर। आपको एल स्क्वायर भी पता हो गया। और यहाँ से अगर एच हमें निकालना है तो एच बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ से एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
तो यहाँ से अगर मैं रखूँ v की वैल्यू v बराबर 1/3 पाई, और यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को मैं रहने देता हूँ, और h है, h बराबर अंडर रूट में लिखूंगा, अंडर रूट लिखूंगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये चीजें हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये v का स्क्वायर बराबर मिलेगा 1/3 पाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मैं कर देता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर, और यहाँ पर जो मिलेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला एल स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। तो जैसे ही मैं रखूंगा, अब ये v स्क्वायर है, इसको मैं एक अलग से फंक्शन u मान लेता हूँ, और ये बनेगा क्या, पाई स्क्वायर हुआ, r की पावर 4 हुआ, और होल अपॉन 9 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एल स्क्वायर का मान ये वाला उठा कर के रखेंगे, तो यस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल अपॉन स्क्वायर आर पावर 4, सॉरी आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ये एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और माइनस में आर स्क्वायर ये मान। अब आप देखेंगे कि जो u है, जो u आपका अब बना, u केवल और केवल एक वेरिएबल में है, और वो वेरिएबल आपका r है। देखिए, अगर कोई फलन है, मान लेते हैं आयतन है, आपको दिखाना है महत्तम होगा, यानी v की वैल्यू अगर मैक्सिमा है तो अंडर रूट v भी मैक्सिमम होगा। कोई फलन अगर किसी बिंदु पर अधिकतम है तो उसका स्क्वायर रूट भी अधिकतम होगा, या फिर अगर फलन निम्नतम है तो उसका स्क्वायर रूट भी निम्नतम होगा, और स्क्वायर भी निम्नतम होगा, तो वो उसी प्रपोर्शन में या उसी अनुपात में रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको आयतन दिखाना है महत्तम, इसका मतलब यह है कि आयतन का वर्ग भी महत्तम होगा। अब आपको u को यहाँ पर मैक्सिमा दिखा देना है। तो अब मैक्सिमा दिखाने के लिए आपका फलन जो है सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, अगर आपको ध्यान से लिखना है तो u बराबर, अब यहाँ से u बराबर मैं क्या लिखूंगा, इस पाई स्क्वायर आर के पावर 4/9, पाई स्क्वायर आर के पावर 4 और होल अपॉन 9, यहाँ तक हो गया। अब इस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर a माइनस बी का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये होगा a स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस आर इसके पावर 4 हो जाएगा, यानी पाई स्क्वायर आर के पावर 4, और टोटल के अपान में जो वैल्यू होगा वो आपको दिखेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, आर के पावर 2 से आर स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचा, ये ठीक। अब जो है ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, अब जो बचा है u, अब आपका u केवल बचा, देखिए आर स्क्वायर बचा अपॉन 9 बचा, और ब्रैकेट में एस स्क्वायर है, और माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, एस स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू है। अब यहाँ से आपको अवकलन करना बिल्कुल आसान है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप इसका पहले जितना है पार्ट, जितना मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम बगल की चीजों को हटा करके फिर वहां पर जो और बची हुई चीजें हैं उसको लिखते हैं। उम्मीद है आप यहाँ तक चीजें लिख लिए होंगे, इसको हम हटा लेते हैं। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपका मिला है u बराबर आर स्क्वायर अपॉन 9, आर स्क्वायर अपॉन 9, और ब्रैकेट के अंदर मिला है यस स्क्वायर माइनस 2 पाई यस आर स्क्वायर, 2 पाई यस आर स्क्वायर, ठीक। अब u का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, आर स्क्वायर यस स्क्वायर होल अपॉन 9 माइनस 2 पाई एस, ये हो गया आर की पावर 4 और होल अपॉन 9,
अब आप निकालेंगे du अपॉन डी आर। अब आप पहला डेरिवेटिव निकालेंगे du अपॉन डी आर। तो जब आप यहाँ से करेंगे तो यस स्क्वायर अपॉन 9, यस स्क्वायर अपॉन 9 जो है ये तो आपका क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर अपॉन 9 ये तो कांस्टेंट है, यस स्क्वायर अपॉन 9। अब आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r होगा माइनस, अब क्या करना है 2 पाई ये अपनी जगह है और यस भी है अपॉन 9 है, अपॉन 9 आर के पावर 4 का जब करेंगे तो ये 4r का क्यूब, ठीक यहाँ तक। अब यहाँ पर फिर आपको वही काम करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी यू अपॉन डी आर की जो वैल्यू है डी यू अपॉन डी आर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू है 0 के बराबर। अब यहाँ से 0 के बराबर जब करेंगे ऊपर वाली चीजें हटा देते हैं, ये क्वेश्चन ही ज्यादा जगह ले लिया हुआ है। अब यहाँ से मैं फिर से पुनः हटा लेता हूँ, यहाँ से ये जो वैल्यू बची है इसको मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर बराबर का केवल सिंबल आ जाएगा और दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। ये है डी यू अपॉन डी आर को 0 के बराबर करने पर, तो यहाँ से 9 और 9 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा है s, तो s से अगर हम कैंसिल करेंगे, यहाँ से s है और यहाँ s स्क्वायर है तो यहाँ केवल s बचा। अब इधर बचा क्या s और इंटू यहाँ पर r है, r से कैंसिल करेंगे तो यहाँ r स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर है s बराबर, अब यहाँ पर जो बचा है पाई है और इंटू 4 है और r के पावर 3 था, r के पावर 4 था, r के पावर 4 था। अब एक r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, हालांकि हमें लगता है ये 2 पाई और 4r क्यूब था, अब 2 बचा है क्योंकि एक r कैंसिल हुआ 2। अब r स्क्वायर की वैल्यू आपको दिख रहा है जो आया है, आर स्क्वायर इक्वल आपका मिला है 4 पाई यस अपान 4 पाई, आर स्क्वायर इक्वल यस अपान 4 पाई, ये आपको वैल्यू मिल गई। ये आपका आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, आपको तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, अब आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, फिर से अवकलन करना है। तो पुनः जब अवकलन करेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू लिखा हुआ था, इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, अब आप पुनः अवकलन करेंगे और देखेंगे कि किस मान के लिए वह जो फलन है वह किस मान के लिए निम्नतम या उच्चतम हो रहा है। अब आप अभी अभी देखे थे कि डी यू अपान जो डी आर की वैल्यू थी, आप देख रहे थे यस स्क्वायर अपान 9 था, एस स्क्वायर अपान 9 इंटू 2r था और माइनस 2 पाई एस अपान 9, 2 पाई एस होल अपान 9 और r के पावर 4 का 4 r के पावर क्यूब। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में। अब डबल डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव था, फिर से डेरिवेटिव करेंगे d2u डी आर, तो यहाँ से जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2s स्क्वायर अपान 9 माइनस माइनस, अब यहाँ से जब करेंगे 2 पाई एस बाई 9 तो ये 8 पाई एस ये होगा अपान 9 इंटू यहाँ पर 3r स्क्वायर होगा, ठीक। अब आप देखिए आर स्क्वायर की जगह यस बाई 4 पाई रखना है, तो यहाँ पर रख करके देखते हैं, जैसे ही रखेंगे d2u अपान डी आर स्क्वायर, किस पॉइंट पर आपको देखना है, किस पॉइंट पर आर स्क्वायर इक्वल यस बाई 4 पाई पर आपको चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर है क्या 2 यस स्क्वायर अपान 9 माइनस 8 पाई एस अपान 9, 8 पाई एस, 8 का 24 हो जाएगा ये, तो अगर अच्छे से लिख लिया जाए, हालांकि कैंसिल होगा, अभी हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो 8 का 24 पाई एस और होल अपान 9 इंटू आर स्क्वायर की जगह यस अपान 4 पाई है, तो यहाँ पर यस होगा अपान में 4 पाई, 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और यस से यस स्क्वायर हो गया, 4 पाई सॉरी ये 4 पाई नहीं 24 पाई है, तो 4 पाई से ये करेंगे तो 6 4 6 24, तो 6 एस स्क्वायर बटे 9 होगा, तो आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 2 यस स्क्वायर
2s² / 9 -6s² / 9 और ये आएगा -4s² / 9 और फाइनली आपको जो वैल्यू दिख रही है वो आपकी वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव है। ये फाइनली जो वैल्यू आपको मिल रहा है ये निगेटिव है। अब आपको तो बताना है नहीं कि अगर निगेटिव है तो किस चीज को दिखाएगा। तो जैसे ही आपका डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया, इसका मतलब फलन उस बिंदु पर उच्छिष्ट होगा। अब हमें उच्छिष्ट मान भी निकालना है, या फिर उसके लिए कहा गया तब उच्छिष्ट होगा जब साइन इनवर्स इतना होगा। तो किस केस में उच्छिष्ट आ रहा है, जब r² बराबर क्या है, s/4 है। तो अब यहाँ पर आपको जो कंडीशन दिया हुआ था उस कंडीशन के हिसाब से चीजें रखनी है। तो इस चीज को पहले हटा लेते हैं और हमने देख लिया कि r² बराबर s/4 पर ये क्या आ रहा है, उच्छिष्ट आ रहा है। अब आगे की चीजों करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार। देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट लेकिन आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चीजें देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक रिलेशन भी पहले लिखा था, s बराबर πr² और प्लस πr/l, ये चीजें लिखी हुई थी। तो यस बराबर यहाँ से मिल कितना रहा है, 4πr²। यस की जगह मैं रख दूं 4πr² बराबर πr² और प्लस πrl, सॉरी πrl। तो यहाँ से जो πrl बराबर 3πr², 3πr² होगा। ये तो देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ से इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा 3πr² इक्वल में πrl। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर भी कैंसिल होगा, एक आर से एक आर भी कैंसिल होगा। अब आपको दिख रहा है एल बराबर 3r, ठीक। अब एल बराबर 3r है। अब इसका मतलब क्या है, एल और आर में अगर हम देखें एक रिलेशन ये मिला, और इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो इसमें साइन थीटा बराबर आपको दिखेगा लंब, लंब कितना है r बटे कर्ण कितना है l है। ये l आपका कर्ण का काम करेगा l। और यहां से आप देख रहे हैं l की जगह वैल्यू कितनी रखनी है, वैल्यू कितनी रखनी है, 3r रखना है। तो ये r/3r हुआ, तो r से r कैंसिल। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना मिल रहा है, 1/3। अब आपको थीटा को उस साइड ले जाना है साइन को, तो यहाँ से थीटा बराबर आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1/3, ठीक। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी है, बट स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो आपको प्रूफ करना था चीज, उस चीज तक पहुंच गया है। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आपको इस चैप्टर में बेसिकली इसी तरीके से सभी प्रश्नों को हल करना है। पहले उसे जो भी चीजें दी गई है उस रूप में लिखिए। अब वहां से जो जो चीजें एलिमिनेट हो सकती हैं, क्योंकि हमें जो फलन है उसको सिंगल वेरिएबल में करना होगा और उसी के सापेक्ष अवकलन भी करना है। और यहाँ से हमने ये भी देखा कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर उच्छिष्ट है तो उसके स्क्वायर पर भी उच्छिष्ट होगा, और उसी प्रगुण का या उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हमने क्वेश्चन को हल किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आइए हम आगे की चीजों को देखते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। कहा गया 18 सेमी के भुजा टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार से बने टीन के फलक को मोड़कर ढक्कन रहित। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ढक्कन रहित। रहित का मतलब होता है ढक्कन नहीं रहना चाहिए, अक्सर कंफ्यूजन होता है। रहित का मतलब ढक्कन रहित मतलब न रहे, रहित का मतलब न रहे, और अगर सहित कहता ढक्कन सहित, इसका मतलब कि ढक्कन रहे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सहित एक संदूक बनता है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन जो है उच्चतम हो। अब इस चीज को समझिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, और कहा जा रहा है कि 18 सेमी भुजा की एक टीन है
और वर्गाकार है। यहाँ से भी 18 हो गया, ये भी आपका 18 है, ये भी आपका 18 है, और इसको मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये भी आपका 18 है। ये सभी भुजाएं बराबर है। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। सभी भुजाएं आपको 18-18 की दिख रही, तथा इस प्रकार बने टीन के फलक को प्रत्येक वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटा जा रहा है। यानी यहां से भी मैं एक वर्ग काटूंगा, यहां से भी मैं एक वर्ग काट के बाहर करूंगा, ठीक। इसके बाद यहां से भी एक वर्ग काटूंगा और इसको बाहर करूंगा। इसके बाद मैं यहां से भी एक वर्ग काटूंगा और इसको भी बाहर करूंगा। और इसके बाद फाइनली यहां से भी एक वर्ग काटूंगा और इसे भी बाहर। अब देखिए, ये टोटल जो लंबाई थी 18 थी, ठीक। अब कहा जा रहा है कि मान लेते हैं यहां से यहां तक जो हमने काटा है ये x है, ठीक। तो जब ये वाला x है तो ये भी x होगा, और इसी तरीके से ये भी है। अब जो है इसको जब मैं मोड़ूंगा तो देखिए, ये यहां से यहां तक बनेगा लंबाई और यहां से यहां तक बनेगा चौड़ाई, और जो ये x है यही वाला पोर्शन उठ करके इधर आएगा और वही पोर्शन आपकी ऊंचाई बन जाएगी, वही पोर्शन आपकी ऊंचाई बन जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जैसे देखिए है क्या, अगर आपको मैं कागज तो है कोई नहीं, एक नोट है, उसी नोट से समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए। अगर इस तरीके से है, ये आपका था लंबाई और ये चौड़ाई था, और यहां से अगर मैं काट देता हूं, काटने का मतलब ये है थोड़ा सा इस तरीके से इसको अगर मैं कर देता हूं, और फिर इधर से भी मोड़ दूंगा, ये हो गया। इधर से भी अगर मैं मोड़ देता हूं, इधर से भी, और फिर इस साइड से भी अगर इस तरीके से मैं मोड़ दूं, तो अब जो संदूक बनेगा, अगर देखिए ये भी ऊपर की ओर उठ गया, ये दोनों ऊपर की ओर उठ गए हैं इस तरीके से, और फिर अगर कटेगा तो यहां से भी ये ऊपर की तरफ उठेगा और यहां से भी, अब ये इस तरीके से संदूक की तरह बनेगा। ये आपको बनाना है। तो अब जो कटा हुआ हिस्सा है उसको अगर ऊपर उठाएंगे तो वो ऊंचाई बनेगा, और यहां से जो लंबाई होगी, लंबाई जो आपको देखने को मिलेगी, इसको अगर हटा दिया जाए, संदूक की अगर लंबाई कहा जाए, संदूक की लंबाई, तो ये 18 में से x इधर भी कम हुआ, x इधर भी कम हुआ, तो लंबाई जो होगा 18 माइनस 2x, ठीक। संदूक की चौड़ाई, संदूक की चौड़ाई, जो चौड़ाई होगा ये कितना होगा, ये भी 18 माइनस 2x होगा, 18 माइनस 2x। अब इसके बाद बचता है संदूक की ऊंचाई। ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x को ही मोड़ करके रख रहे हैं, तो ऊंचाई x। अब अगर आयतन लिखा जाए, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, तो आयतन को हम लिखेंगे v से। आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 18 माइनस 2x का स्क्वायर हो गया और इंटू x होगा, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसी को दिखाना है आपका उच्चतम। अब एक चर x है, उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए, इसको अगर एक बार फिर से थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लिया जाए, या फिर डायरेक्ट अवकलन ही कर देते हैं। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म से करेंगे तो 18a² और प्लस 4x² b² हुआ, और माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 और 18 चौक 72 होगा, 72x हो गया। ये आपका गुणा करने पर, स्क्वायर करने पर हुआ, और x का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 18² x प्लस 4x³ और माइनस 72x², ये आपको मिला। अब क्या करना है, इसी का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष v का अवकलन। अब क्या करेंगे, dv अपॉन dx। अब क्या होगा, यहां से 18 तो स्क्वायर है, तो ये 18 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस 12 होगा, 12x² होगा,
-72 × 144x -144x। ठीक, अब अवकलन को हम 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ आर मैक्सिमम आर मिनिमम यहाँ पर आप लिखेंगे उच्छिष्ट या निम्निष्ट के लिए। उच्छिष्ट या dv/dx को 0 के बराबर। अब यहाँ देखिए जो मिल रहा है वो 12x² -144x -144x प्लस 18 का स्क्वायर बराबर है 0 के। अब 12 कॉमन मिल रहा है, तो अगर 12 कॉमन हम ले लेते हैं तो देखिए अगर 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 12 मिलेगा। 18 × 18 है तो 6 × 3 होगा, फिर 6 × 3 होगा, तो 6 ही हम लेते हैं तो यहाँ से 6 होगा। अगर आप 6 कॉमन लेते हैं तो 6 कॉमन लेंगे तो देखिए बनेगा क्या, 2x² होगा और माइनस 24 छक्का होगा तो ये 24 होगा, 24x होगा। और यहाँ अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो 18 × 18 है, 18 × 18 है और 6 कॉमन लूंगा तो केवल 3 बचेगा और 18 × 3 = 54 होगा, प्लस 54 बराबर 0। अब 54 है, अब 2 भी तो कॉमन इसमें दिख रहा है, तो x² माइनस 12x 12 दूना 24 और प्लस 27 बराबर 0। और 27 जो है 9 त्रिक 27 और 9 3 12। अब इसमें आप पहले इधर से चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से फिर इस चीजों को हटा। उम्मीद है ये चीज आप नोट कर लिए होंगे। ये ऊपर की चीज तो आप पहले ही नोट कर चुके थे। अब देखिए यहाँ से x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 27 है और ये बराबर है 0 का। तो यहाँ से x² माइनस 9x माइनस 3x और प्लस 27 और ये बराबर है 0 का। तो x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 और ये इक्वल होगा 0 के। यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ से फिर x माइनस 9 ये 0 के इक्वल होगा। तो x इक्वल एक बार आएगा 3 और एक बार आएगा 9। तो देखिए प्रत्येक जो टुकड़ा है 18 से भी है तो 3 और 9 दोनों। अब हम देखेंगे कि जो डबल डेरिवेटिव है किस पर निगेटिव होगा तभी उच्चतम होगा। हम यहां से देखिए सिंगल डेरिवेटिव आपका हो गया। अब यहीं पर निकाल लेते हैं d2v/dx²। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 18 तो कैंसिल हो गया और 12 दूना 24x होगा, ये 24x माइनस और 144 केवल बचेगा 144। ठीक, अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो जो x की वैल्यू आएगी d2y/dx² किस पर हमें देखना है, 3 पर। तो जब 3 की वैल्यू रखेंगे तो 24 या 72 माइनस 144 तो माइनस 72 होगा, ये आ गया निगेटिव। यानी कि x इक्वल 3 पर जो आएगा वह उच्चिष्ट होगा। और अगर 9 करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर 24 9 काफी ज्यादा हो जाएगा, तो x इक्वल 9 पर निम्निष्ट होगा। और आप देखेंगे कि x इक्वल 9 करेंगे तो इसका आयतन 0 भी हो जाएगा। ठीक, तो निम्नतम 0 आयतन होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। अब आपका जो है काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो संदूक का आयतन आपको दिख रहा है किस पर उच्चतम हो रहा है, जब x बराबर कितना है 3 है, उच्चिष्ट मान यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको बस यही ज्ञात करना था किस मान पर उच्चिष्ट होगा, तो आप बता देंगे यहाँ से x बराबर 3। और अगर उच्चिष्ट मान निकालना है तो जो आयतन आया था, आयतन का जो फार्मूला आपने यहाँ पर लिखा हुआ था, शायद वो यहाँ पर लिखा हुआ है आयतन, इसी में आप x की जगह 3 अगर रखेंगे तो आपको उच्चतम आयतन मिल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। आप इसको एक बार नोट भी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से और कैसे हमने एक एक स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उसी चीज को फॉलो करते हुए फाइनली रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। आप यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए यही जो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफी टक्कर टाइप के थे, बाकी आगे जो है देखिए ये भी क्वेश्चन है।
कहा जाता है कि 28 सेमी एक लंबे तार के टुकड़ा करके एक वर्ग तथा दूसरे को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उससे बनी आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल जो है न्यूनतम हो। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्वेश्चन में कैसे कैसी चीजों को लेकर के चलना है। कहा जा रहा है कि 28 सेमी लंबा एक तार था, उसको दो टुकड़ा करके एक का हमने क्या कर दिया, वर्ग बना दिया और दूसरे को वृत्त बना दिया। मान लेते हैं ये यहां से यहां तक पूरा 28 सेमी था, ये रहे ए और ये रहा बी और टोटल जो है 28 सेमी था। ठीक, अब 28 सेमी एक लंबे तार का दो टुकड़ा किया गया, यहाँ बीच से एक टुकड़ा हम कर देते हैं और ए और सी। अब यहाँ पर मान लेते हैं ए और सी जो है एक्स है, तो ये बचा हुआ जो भाग है 28 माइनस एक्स होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक भाग को हम वर्ग के रूप में मोड़ेंगे और दूसरे भाग को वृत्त के रूप में। तो मान लेते हैं, मान लिया अगर जो वर्ग का भाग जो है वर्ग के रूप में लंबाई एक होगा, वर्ग के रूप में लंबाई, वर्ग के रूप में तार की लंबाई, तार की लंबाई, और दूसरा होगा वर्ग के रूप में, और दूसरा जो है वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में तार की लंबाई। वर्ग के रूप में जो तार है वो कितना है, किसी को भी आप x मान सकते हैं, किसी को भी 28 माइनस है। तो मान लेते हैं वृत्त के रूप में तार x है और वर्ग के रूप में 28 माइनस एक्स है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आप इसको उल्टा भी मान सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो उल्टा भी मान लीजिए। तब उस समय जो है यहाँ पर 28 माइनस एक्स करेंगे, यहाँ पर x माइनस करेंगे। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है कि मोड़ा जाता है, दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उनसे बनी आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल जो है निम्नतम। अब जो है इन्हीं तार से जो आकृति बनी, एक इस तरीके से वर्ग के रूप में बनाया गया, ठीक, और दूसरा क्या बनाया गया, इस वृत्त के रूप में बनाया गया, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक, तो ये तो लंबाई हो गई वर्ग की और ये हो गया वृत्त का। ठीक, तो एक तरह से 28 माइनस एक्स जो है ये वर्ग का परिमाप है। तो अगर वर्ग का परिमाप 28 माइनस एक्स है तो जो भुजा होगी वर्ग की वो 28 माइनस एक्स बटे 4 होगा। तो 28 माइनस एक्स बटे 4 सभी भुजाएं हो गई। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर जो लंबाई है आपका यक्स है, इसका मतलब टोटल परिधि किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो यहाँ से त्रिज्या आर बराबर जो होगा यक्स अपान 2 पाई होगा। ठीक, एक चीज आपको यहाँ से समझने को मिला। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त क्षेत्रफल जो है न्यूनतम हो। तो आकृति का जो संयुक्त क्षेत्रफल है उसको अगर हम लिख दें, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई गुणे आर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी 28 माइनस एक्स बटे 4 और गुणे 28 माइनस एक्स और बटे में 4। ठीक, ये चीजें होगी। अब इसी क्षेत्रफल को यहाँ से पाई से तो पाई एक कैंसिल हो जाएगा। अब यही बचा जो फॉर्म है a बराबर एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई और प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 16। ठीक, इस तरीके से। तो अब यहां तक की चीजें आपके सामने हैं। अब मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया, अब इसी को आपको दिखाना है कि न्यूनतम कब होगा एक्स के किस मान के लिए। अब आपके सामने तो आसान सा काम है, अब कम करना वही है जैसे पहले आप करते आए हैं। इसका अवकलन करेंगे डी ए अपान डी एक्स, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x बाई 4 पाई प्लस यहाँ पर करेंगे तो 28 माइनस एक्स कुल के बटे में 16 होगा और 2 आगे आएगा तो 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 माइनस एक्स और फिर गुणा करेंगे तो -1। अब यहाँ पर डी ए अपान डी एक्स को 0 के बराबर करेंगे और बाकी चीज अब आप अपने से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस चीज को हटा करके जो बचा हुआ है उसको फिर से हल कराने का प्रयास करता हूँ। इस साइड का जो है इसको मैं हटा देता हूँ। उम्मीद है इधर की चीजें आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अब क्या करना है, आपको फार मैक्सिमा और मिनिमा लिखना है उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए।
उच्छिष्ट या निम्निष्ट के लिए, ठीक, उच्छिष्ट या निम्निष्ट के लिए इस वैल्यू को जब 0 के बराबर करेंगे 2x और होल अपान 4 पाई, 2x अपान 4 पाई जो इक्वल होगा 2 28 माइनस एक्स अपान 16। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार, ठीक। अब यहाँ पर बचा क्या, x अपान पाई, इसको इधर गुणा कर लेते हैं, इधर इसको कर लेते हैं, तो 4x होगा, 4x होगा बराबर पाई है 28 पाई, 28 पाई प्लस सॉरी माइनस पाई x होगा, माइनस पाई, इसको इस साइड लाएंगे, x कॉमन लेंगे तो पाई हो गया प्लस 4 हो गया, पाई प्लस 4 बराबर 28 पाई। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो दिख रही है वो दिख रहा है 28 पाई अपान पाई प्लस 4, तो ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। अब इसी को ये देखिए कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, अब यहाँ से जब डबल डेरिवेटिव करेंगे आप तो देखिए यहाँ से d2a मैं लिख दूं सीधे d2a अपान dx स्क्वायर। अब ये होगा क्या, यहाँ से डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 अपान 4 पाई, 4 पाई ये प्लस वैल्यू है, और यहाँ जब अवकलन आप करेंगे तो ये माइनस माइनस 2/16 तो है ही, गुणे 28 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक, प्लस आ गया। अब यानी टोटल जो वैल्यू आ रही है ये कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और आपको दिखाना क्या है, निम्निष्ट। तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वहां पर जो वैल्यू आती है वो आपका निम्निष्ट निम्निष्ट होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आ गई होगी। अब बाकी जो भी चीज है आपको हमने दिखा दिया, निम्निष्ट है, एक्स की वैल्यू भी दिखा दी, एक्स के किस मान के लिए निम्निष्ट हो रहा है वो भी बता दिया, आप इसका आंसर भी मैच करा लीजिएगा। अब निम्निष्ट मान निकालना है तो एक्स का यह मान उठा करके जो ये समीकरण बना था इस समीकरण में आप रखेंगे तो आपको निम्निष्ट यानी न्यूनतम क्षेत्रफल भी प्राप्त हो जाएगा जो कि आपसे कहा गया था। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद बाकी और भी कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी होंगे, आप एग्जाम्पल से खुद से हल करने का प्रयास करिए। उम्मीद है ये चीज आपको आज बेहतर समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और भी है लेकिन अगर समय भी हो चुका है तो आप इस चीज को अपने से हल कर लीजिएगा, मैं केवल हिंट कर देता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब कहा जा रहा है कि आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की, देखिए आयतन दे दिया है, इसका मतलब v का मान आपको पता है, और आयताकार आधार है और आयताकार दीवार है, तो यानी कि लंबाई और ऊंचाई आपको, लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन आयतन पता है। यदि टंकी निर्माण में आधार के लिए 70 वर्ग मीटर स्क्वायर और दीवारों पर 45 वर्ग मीटर स्क्वायर व्यय आता है तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या होगी। इसको मैं केवल समीकरण बना करके आपको हिंट कर दे रहा हूं। देखिए लागत न्यूनतम कहा है, तो मान लेते हैं टंकी का आधार है 2 मीटर गहरी है, ऊंचाई जो होगी टंकी की ऊंचाई यानी h ये दिया है 2 मीटर, और मान लेते हैं कि लंबाई जो है टंकी की लंबाई x है, x मीटर है, और जो चौड़ाई है वो y मीटर है, ठीक। इस हिसाब से अगर आयतन देखा जाए तो वो कितना होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH बराबर आयतन, और आयतन दिया है 8 मीटर क्यूब, L की वैल्यू है x, B की वैल्यू है y, और H की वैल्यू दिया है 2 बराबर 8, यानी XY बराबर आपका मिल गया 4। ये पहला इक्वेशन है। अब कहा जा रहा है कि दीवारों पर का जो लागत का खर्च है टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 वर्ग मीटर स्क्वायर और दीवार पर इतना वर्ग मीटर स्क्वायर व्यय आता है, ठीक। तो अब देखिए
मान लेते हैं दीवार पर जो खर्च आ रहा है वो, तो खर्च जो आएगा आधार, तो आधार जो बनेगा वो लंबाई और चौड़ाई का गुणा से बनेगा। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो ये हो गया x इंटू वाई, ये आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल के लिए 70 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो एक इतना वर्ग मीटर स्क्वायर और एक वर्ग मीटर का 70, तो ये आधार का खर्च हो गया। फिर प्लस उसके बाद दीवारों पर खर्च है, तो दीवारों पर जो खर्च बनेगा तो चारों दीवारों का होगा, जिसमें लंबाई गुणे ऊंचाई होगा 2 बार, 2 बार लंबाई गुणे ऊंचाई होगा, तो 2 बार हो गया क्या लंबाई और गुणे, लंबाई को मैं लिख रहा हूं x, 2 बार होगा लंबाई x और गुणे ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई आपका दिया है 2 इंटू 2, ये 2 बार हो गया और इसका जो है खर्च 45 है। फिर प्लस अब चौड़ाई वाला हिस्सा बचा, तो चौड़ाई गुणे h होगा और ये भी 2 बार होगा, 2 बार, और चौड़ाई आपने माना है y और ऊंचाई कितना है 2, और इसमें भी गुणा होगा 45। तो ये टोटल खर्च है, इसी को आपको न्यूनतम दिखाना है, निम्नतम। अब इसको न्यूनतम करने की देखिए ये x और y में है, तो यहां से y बराबर 4/x कर लेंगे, तो यहां से s बराबर जो बनेगा y की जगह आप लिखेंगे यहां से y बराबर 4/x, y की जगह जब 4/x करेंगे, 4/x करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4/x करेंगे तो कैंसिल, तो ये बन जाएगा 7 28 280 प्लस 45 दूना 90, 90 दूना 180x प्लस y है, तो y 4y है, तो 4y का मतलब 16/x होगा, 16/x और इंटू 45 इंटू, अब ये आपका फलन बना, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन भी कर लेंगे। बाकी वही प्रक्रिया है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और यहाँ से करने के बाद आपको प्रोसेस में वही पता है, आप निकालेंगे यहाँ से ds/dx और उसे निकालेंगे, फिर 0 के बराबर करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे और उसी x की वैल्यू पर फिर आपको निकालना है d2s/dx² और देखना है कि फलन या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव, और उम्मीद है कि फलन पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक, क्योंकि सभी फलन प्लस में है, तो ये फाइनली वैल्यू जो होगी प्लस में, और आपका जो मान होगा वो निम्नतम होगा, क्योंकि प्लस पर निम्नतम होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस तरीके से हम लोग आज, उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन ये रहा, आप इसको अपने से खुद से भी कर लीजिए। त्रिभुज की भुजाओं से A और B दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम जो लंबाई है इतनी है। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की स्थिति एक है, एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ठीक, इस तरीके से। अब इस समकोण त्रिभुज में A से की भुजाओं से A दूरी और B दूरी पर, यहां से जो दूरी एक है, यहाँ पर भुजाओं से एक A दूरी पर है और यहां से इसकी दूरी जो है वो B है, ठीक, यहां से यहां तक की दूरी B है और यहां से यहां तक की दूरी A है। कर्ण पर स्थित एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक, इसका निर्देशांक कहा जाए तो A, B है। अब कह रहा है कि कर्ण की न्यूनतम जो लंबाई है वो आपको कहा गया है कि इतना होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक। तो अब अगर देखिए यहां से यहां तक मान लेते हैं B है, तो ये भी नीचे भी B होगा और ये भी A होगा, ये आपको दिया गया है, ठीक। अब ये लंबाई अगर आप x मानते हैं, ये लंबाई आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और ये आपका जो पूरा विकर्ण है उसे x और y के फॉर्म में लिख करके तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैंने हिंट भी कर दिया है। उम्मीद है आप चीजों को समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। तो आज ये क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, इसे आप समरूपता से भी कर सकते हैं। अगर 2 पार्ट में आप करना चाहें तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो बनेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये समरूप होंगे, तो इनकी लंबाई का जो अनुपात होगा, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, इनके संगत भुजा, बड़ी वाली भुजा अपान छोटी वाली भुजा, इसके अनुपात के बराबर होगा। आप इस प्रगुण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का क्लास
आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस तरीके से अब हम अवकलन का जो अनुप्रयोग था उसकी समाप्ति पर आते हैं। अवकलन के अनुप्रयोग में आपने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, एक क्वेश्चन ये भी है, फंक्शन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई द्वारा प्रदत्त फलन f का निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए cos स्क्वायर है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी देख लीजिए अगर पीपीटी में है तो। देखिए cos स्क्वायर अगर x है तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 1 होगा और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 0 होगा। तो और साइन x जो है, साइन x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आप जानते हैं 1 और मिनिमम वैल्यू जो होगा -1। अब पूरे फलन का कहा जाए अगर मैक्स की बात करें, मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम होगा। cos स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम 1 है और साइन एक्स का मैक्सिमम 1 है, तो दोनों मिल करके मैक्सिमम मान 2 हुआ। और मिनिमम पर अगर आते हैं हम लोग, मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम मान देखिए cos स्क्वायर एक्स का मिनिमम 0 है और साइन एक्स का मिनिमम -1 है, तो फाइनली जो -1 होगा इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ तक भी ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इसको मैंने जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कराया था तो उस समय भी इस क्वेश्चन को इस टाइप से कराने का प्रयास किया था। तो इस तरह आज का पूरा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको चीजें अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। हमने अवकलन के अनुप्रयोग में अवकलन पहले पढ़ाया, फिर अनुप्रयोग पढ़ाया। अनुप्रयोग में भी आपको हमने समझाया कि एक चर राशि का दूसरे चर राशि के साथ परिवर्तन का कैसे होता है, ह्रासमान और वर्धमान फलन, स्पर्शी और अभिलंब भी कराया। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा का श्रृंखला शुरू हुआ और 2 लेक्चर में हमने पूरा भरसक प्रयास किया कि आपके सारे कंफ्यूजन और सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो अब एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ऐसा लेकर के हम लोग चलने का प्रयास करेंगे जिससे जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है अवकलन, उसी का प्रयोग आगे हो सके। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा और वेक्टर की चीजें करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप अपने मन से खुद से कॉपी और पेन लेकर के बाकी क्वेश्चन जो किताब के हैं उसे हल करने का खुद से प्रयास करिए। कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।